trial balance of Tulip Enterprises for the year ended 31st December 2017 और अमाउंट रुपीज इन थाउजेंड्स में दी हुई है सारी। तो इसमें देखिए कैश, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, ये जो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ड्राइंग्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, परचेज गिवन नहीं है यहाँ पर। अगेन ये हम कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, कॉस्ट ऑफ सेल के पास सैलरीज आ जाती हैं, सैलरीज, फ्यूल एंड पावर, बैड डेट्स, रेंट, रिपेयर्स, फाइनेंशियल चार्जेस, यहाँ से ऑनवर्ड सारा इनकम स्टेटमेंट के हैं आइटम्स। ट्रेड पेबल, अक्रूवल्स, प्रोविजन दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 12% लोन, लॉन्ग टर्म लोन है, कैपिटल, सेल्स और मिसलेनियस इनकम। ओके जी, अब स्टार्ट करेंगे इसको। While carrying out the physical inventory count at year end, following matters were identified: goods costing 1000 were slightly defective and that these can be sold for 1130 after incurring a cost of 200। इसको हमने बेसिकली करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, यानी इसकी कॉस्ट और एनआरवी को मेजर करना है, और जो इनमें से कम होगी वो हम एडजस्ट करेंगे, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्लस कर देंगे या क्लोजिंग इन्वेंट्री में अब सॉरी माइनस ही करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे है 3900 की। इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो हम देखेंगे कि ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी अगर कम होगी तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, गुड्स कॉस्टिंग 670 परचेज ऑन क्रेडिट वर रिटर्न टू सप्लायर ऑन 28 दिसंबर बट रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। सिर्फ रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई, हमने जो परचेज रिटर्न की है वो रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। सिर्फ उसको एडजस्ट करना है हमने, और बाकी इसमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ओके जी, नेक्स्ट आइएगा, machine costing 450 was received on 1st October 2017 against 100% advance payment. The advance has not yet been adjusted due to non-receipt of invoice, ठीक है। यानी हमने एक मशीन जिसकी 450 कॉस्ट थी वो रिसीव कर ली है, लेकिन हमने एडजस्टमेंट नहीं की। एडजस्टमेंट ना होने का मतलब है कि हमने मशीन को रिकॉर्ड नहीं किया, यानी ये अभी तक एडवांस में पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमें इसको मशीन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा 1 अक्टूबर को, और 3 महीने की डेप्रिसिएशन भी इस पे लानी पड़ेगी। Then on 1st number 4, maintenance services for 150,000 were rendered in December 2017, but income has been recorded in January on receipt of amount. तो ये चूंकि हम सर्विसेज दे चुके हैं वो इस साल की इनकम है, तो इस साल की इनकम में इसको ऐड करेंगे। ये 150 जो है ये मिसलेनियस इनकम में ऐड होगी। Interest of the loan is paid in arrears on 1st April, 1st October each year. Interest accrued for the quarter ended 31st December has been credited to loan account. तो ये वही एडजस्टमेंट है जो पहले भी एक की थी। ये जो 5150 आ रहा है इसमें एक इंटरेस्ट अक्रूड है, वो यहाँ से निकाल के वो अक्रूड में ले जाएंगे और लोन बाकी अमाउंट रह जाएगी। Then rent and insurance include annual insurance premium of 800 for the health policy arranged by TE for the department heads and the owner family members. Premium pertaining to the owner's family member is 200. The policy is valid up to 30th June 2018. ये भी उसी तरह एडजस्ट कर लेंगे। प्री पेमेंट और कुछ ड्राइंग्स है, ये भी हम पॉइंट कर चुके हैं। 1200 paid against the annual rent agreement expiring on 31st August. According to rent agreement, rent paid would not be refunded in case of building is vacated earlier. ठीक है, तो बहरहाल ये प्रीपेड है, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, रेंट को, रेंट और इंश्योरेंस दोनों को। T maintains provision for doubtful debts according to age analysis. Relevant details are as under. अब ये सारा दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल और इसके अगेंस्ट प्रोविजन दी हुई है, ये प्रोविजन हमें एडजस्ट करनी है। अब देखेंगे कि ये इंक्रीज हो रही है प्रोविजन या डिक्रीज हो रही है। और TE depreciates property, plant and equipment at 15% on reducing balance method. Let's start.
पेपर है मेरे पास स्प्रिंग 2018 का। क्वेश्चन नंबर है 4। नेम ऑफ द बिजनेस ट्यूलिप एंटरप्राइजेस, statement of comprehensive income for the year ended 31st December 2017 और 2 कॉलम बना लेते हैं रुपीज इन थाउजेंड। जो जो चीज हमें चाहिए वो हम साथ साथ लेते जाएंगे ट्रायल बैलेंस से, और जहां एडजस्टमेंट आएगी वो हम यहाँ पर एडजस्ट करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली सेल्स आती है, और सेल्स इस क्वेश्चन में देखें तो हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है 35 to 30, दिस वन 35 to 30, और रिटर्न यहाँ पर भी नहीं है और एडजस्टमेंट में भी नहीं दी हुई, तो सेल यही ले आए 35 to 30। ठीक है, अब आ जाता है इसमें, अब इसमें चूंकि ये परपेचुअल सिस्टम ही है, चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल यही दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर यहाँ ले आए, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसके लिए हम छोटी सी वर्किंग बना लेंगे, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। वर्किंग 1, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो अमाउंट है उसको पहले ले लें। जो है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल वो 23,580 है। यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो जरा देख लेते हैं, स्टॉक से रिलेटेड। ये जो पहली एडजस्टमेंट है वो कहता है गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर स्लाइटली डिफेक्टिव। ठीक है, तो ये मैं डिफेक्टिव गुड्स ले लेता हूँ, यहाँ पर इसी के अंदर ही वर्किंग को बना लेते हैं डिफेक्टिव गुड्स। इसकी कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट कितनी है इसकी, कॉस्ट दी हुई है 1000, क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड है इसलिए 1000 ले रहा हूँ। एनआरवी चाहिए मुझे, एनआरवी कैसे निकलेगी, वो कहता है दीज कैन बी सोल्ड फॉर 1130 आफ्टर इनकरिंग ए कॉस्ट ऑफ 200, यानी 1130 माइनस 200, तो ये बन जाएगा जी आपका 930। अब इनमें से जो लोअर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी ये 930 जो है वो लोअर है, इसको लेंगे। तो अब चूंकि रिकॉर्ड कॉस्ट पे होती है और ये डिफरेंस आ रहा है, तो ये लॉस हो गया, इन्वेंट्री डिक्लाइन हुई, 70 का लॉस है। और इस लॉस को मैं कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर प्लस कर दूंगा, क्योंकि जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम करूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई, इसको बल्कि इस तरह लिख लेते हैं, इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसमें इसको हम प्लस कर देंगे तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 23,650। ये एक फॉर्मेट बन जाएगा आपका। कॉस्ट ऑफ सेल जो आई है वो यहाँ ले आते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल को यहाँ से माइनस करेंगे। अब जो रिजल्ट आएगा दिस इज नॉन एज ग्रॉस प्रॉफिट, 11,580 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम सबसे पहले इनकम की तरफ आते हैं, मिसलेनियस इनकम की तरफ। ये दी हुई थी, हमने देखा था ये ट्रायल बैलेंस में, मिसलेनियस इनकम, इसमें हम ऐड कर देते हैं मिसलेनियस। इसके लिए भी वर्किंग बनाते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी चीजें दी हुई थी। वर्किंग 2 मिसलेनियस इनकम, तो पहले तो गिवन अमाउंट लीजिएगा। मिसलेनियस इनकम जो दी हुई है ट्रायल बैलेंस में दैट इज 940,
अब एडजस्टमेंट में आते हैं, कौन सी एडजस्टमेंट इससे रिलेट करेगी। ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट मैं ले चुका हूं, एक इफेक्ट इसका। चलिए, मिसलेनियस इनकम से ये नंबर 4 एडजस्टमेंट में आइएगा, और नंबर 4 में वो ये लिख रहा है जी कि मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर ₹150 were rendered in December 2017, but income has been recorded in January on receipt of invoice. ये इनकम इस साल की इनकम है, और लेकिन इस साल में रिसीव नहीं हुई, तो इसको अक्रूड इनकम कहेंगे। और अक्रूड इनकम इस साल में प्लस होगी, ये है 150,000। ठीक है, इसके एक्सक्यूज मी सर। अलावा जी जी प्लीज। सर परचेज रिटर्न सीजीएस में आएगा? परचेज रिटर्न जो है वो सीजीएस में नहीं आएगा, क्योंकि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, ये सिर्फ इन्वेंट्री में इसकी एडजस्टमेंट होगी। क्योंकि जब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है तो रिटर्न की एंट्री क्या करते हो, इन्वेंट्री डेबिट होती है, ठीक है, और पेएबल क्रेडिट होता है, तो इस यहाँ पर परचेज आता ही नहीं है ना, तो लिहाजा सीजीएस से अलग, हाँ सीजीएस से तो अलग सेल रिटर्न का होता है। क्योंकि जब सेल करते हो तो दो एंट्रियां पास करते हैं परपेचुअल सिस्टम में, एक सेल की और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स की, और जब वापस आती है तो फिर वही दो एंट्रीज रिवर्स करनी होती हैं, एक सेल रिटर्न की और एक कॉस्ट की। ठीक हो गया? ठीक सर। अच्छा, अब भी एक एडजस्टमेंट हमने और देखी थी, दिस वन नंबर 3 भी थी, सॉरी वो रह गई नंबर 3। ऑन 1 अक्टूबर 2015 17, 50% advance receipt for an annual maintenance contract of 480 was credited to miscellaneous income. अच्छा, ये एनुअल कॉन्ट्रैक्ट था, 480 की अमाउंट हमें रिसीव हुई, हमने इसको इस इनकम में डाल दिया। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट वुड बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सर्विसेज आर रेंडर्ड इवनली थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ओके, अगर आप काउंट करो तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की जो इनकम है वो तो आनी चाहिए, उसमें मसला नहीं है, लेकिन ये 6 मंथ की इनकम आ गई। 50% एडवांस का मतलब 6 मंथ की इनकम होगी। अगर एक साल का आप किसी से 10,000 तय करते हो, तो मैं आपसे कहूँ 6 महीने का कितना होगा, तो आप कहोगे 5,000। तो ये जो 50% एडवांस रिसीव हुआ है, जो कि आपका 480,000 रुपीज है, ये 6 मंथ की इनकम है। 50 फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 480। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट 480 का इसका 50% रिसीव हुआ है, जो कि 240,000 बनेगा। 240,000 की जो अमाउंट है वो 6 मंथ का है। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 मंथ लेने हैं, बाकी आपने माइनस कर देने हैं। अब माइनस कैसे करेंगे देखिएगा, ये आएगा अनअर्न्ड इनकम, जिसको प्रीपेड इनकम भी कहते हैं। कहाँ शो करता हूँ, देखिए आपको जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है वो 480,000 का है। ठीक है, इसका 50% अमाउंट जो है ना आपने एडवांस में रिसीव की है। अब ये जो एडवांस में रिसीव की है, तो ये एक्चुअली 6 मंथ की इनकम हुई। अब इसमें से आधी इनकम जो है वो इस साल से रिलेट करती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और 3 महीने की इनकम रिलेट नहीं करती, तो 3 महीने की इनकम जो है वो एडजस्ट कर दें, इसमें से वो माइनस हो जाएगी, इंटू 50% इंटू 3/6, ये आ जाएगा 120। अब इन तीनों को ऐड कर लें, ये मेरा सम आ गया 970। दिस इज द अदर इनकम, ये मिसलेनियस इनकम। ये मिसलेनियस इनकम यहां लाएंगे हम। अब इसके बाद इसको टोटल कर देते हैं, और अब एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे लेते जाते हैं, जिसमें उसमें भी काफी एडजस्टमेंट हमें मिलेगी। ओके, अब आ जाए, इसमें से मैं सिर्फ लेस करूंगा, लेस एक्सपेंसेस। फाइल में आते हैं, एक एक एक्सपेंस लेते जाएं। सबसे पहले दिया हुआ उसने सैलरीज एंड वेजेस, और सैलरीज एंड वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं आई। ये तीसरी एडजस्टमेंट को भी टिक लगा लें, एक इफेक्ट हो चुका है। सैलरीज एंड वेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी उसको एज इट इज हम लिख देंगे। ये अमाउंट बनेगी जी 2610।
बाद नेक्स्ट इसको भी हाईलाइट करने, फ्यूल एंड पावर की अमाउंट आती है 450, वो भी यहां ले आए, फ्यूल एंड पावर 450, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं देखी थी हमने। अच्छा, बैड डेट एक्सपेंस आ रहा है, यकीनी बात है इसकी वर्किंग अलहदा बनानी पड़ेगी, बैड डेट एक्सपेंस की, ठीक है, इसको बना लेते हैं, वर्किंग नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन में देखें जो बैड डेट आपको गिवन है वो है 230, ठीक है, और जो प्रोविजन है वो हमारी आ रही है जी 220, ओपनिंग प्रोविजन 220, ये देख सकते हो 220। अब मैंने इसमें से क्लोजिंग प्रोविजन जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकलेगी, सॉरी, ये जितनी भी अमाउंट है इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, वो इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन निकलेगी, उसमें उस बैड डेट्स को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बल्कि अगर उसी मेथड से करें हम जो हम पढ़ चुके हैं पानो वाले फार्मूले से, तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। बैड डेट्स एक्सपेंस, मुझे चाहिए बैड डेट्स जो कि गिवन है ट्रायल बैलेंस में, और ये गिवन है जी, ओ माय, 230। मुझे एडिशनल बैड डेट चाहिए, वो एडजस्टमेंट से मिलते हैं, वो नहीं दिए हुए क्योंकि सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट दी हुई, ठीक है। इसके न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करें। अब न्यू प्रोविजन कैसे कैलकुलेट होगी, ये डेटा दिया हुआ है, इन सबको कैलकुलेट कर लें। देखो जो लेस देन 3 मंथ है 1970, उस पर कोई प्रोविजन नहीं है, इसको छोड़ दें। 4 to 6 मंथ प्रोविजन है वो हमारी 5% है, यानी 1000 का 5 बन जाएगा, 1000 का 5% 50, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है 7 to 12 मंथ, उस पे 10% है। इसकी जो अमाउंट गिवन है वो 900 है, इसका 10% आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 90। और उसके बाद जो नेक्स्ट आ रही है आपके पास मोर देन 1 ईयर, उस पे जो हमारी प्रोविजन है वो 20% है, 530 का, 530 का 20% लीजिएगा तो ये 106 की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। अब इसके अलावा देखें तो और कोई नहीं है, तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो ये जो अमाउंट आएगी, दिस इज द अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविजन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बैड डेट्स एट न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हमें मिलेगी ट्रायल बैलेंस से। अब ये जितनी एडजस्टमेंट, इसका एक इफेक्ट में यहाँ ले आया हूं, इसलिए पूरी हाईलाइट कर। अब ओल्ड प्रोविजन देखिएगा, ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल में दी हुई है दैट इज 220 मिलियन। ये 220 मिलियन यहाँ से माइनस कर देता हूं। अब फाइनल वैल्यू क्या बनेगी देखिएगा, बैड डेट्स एट न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, ये 256 की अमाउंट बन रही है, ये मेरी यहां पर आ जाएगी बैड डेट एक्सपेंस। का फार्मूला है जो यहाँ पर 3 आइटम है, BNO, ठीक है, और ए अब भी गिवन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा हेड रेंट एंड इंश्योरेंस, जिसकी काफी बड़ी एडजस्टमेंट दी हुई है, इसलिए इसको पहले यहां लाइएगा, रेंट एंड इंश्योरेंस वर्किंग नंबर 4, और इसको भी इसी करते हैं कि कौन सी अमाउंट प्लस होनी है, इसमें कौन सी माइनस होनी है। रेंट एंड इंश्योरेंस को अगर आप देखें तो आपको गिवन अमाउंट जो है वो 2900 है, ये लीजिएगा। अब एडजस्टमेंट में आते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट वो लिख रहा है, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 800 फॉर हेल्थ पॉलिसी
arranged by TE for the department heads and the family members. Premium pertaining to owners family member is 200. यानी टोटल जो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है वो 800 है, जिसमें आपके जो डिपार्टमेंट हेड्स की भी हेल्थ इंश्योरेंस है और और ऑनर के फैमिली मेंबर की भी है। ठीक है, जो ऑनर के फैमिली मेंबर की है वो तो लेस करो स्ट्रेट अवे, वो बनेगी ड्राइंग्स। वो है हमारे पास दिस वन 200 रुपीज। बाकी इंश्योरेंस है, बाकी का मतलब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये टोटल इंश्योरेंस है 800, इसमें 200 तो निकाल दिया, अब बाकी रह गई 600 के इंश्योरेंस। 600 के इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है इसमें देखें प्रीपेड कहां तक है। ये वैलिड कब तक है, 30 जून तक। हमारा अकाउंटिंग ईयर है 31 दिसंबर, यू कैन सी हियर 31 दिसंबर। इसका मतलब इसमें भी 6 मंथ की अमाउंट ऐसी है जो आपकी प्रीपेड है, वो लेस कर दो। वो भी वो कैसे कैलकुलेट होगी, 800 में से पहले 200 माइनस कीजिएगा, फिर 6/12 लेंगे, यानी 600 इंटू 6/12। लेकिन ये माइनस करना है, इसको यहां से माइनस कर देंगे, ये 300 की अमाउंट हमारी कैलकुलेट हो गई। इसी तरीके से ये एक हिस्सा मैंने किया अभी, पहली एडजस्टमेंट यहां से लेकर यहां तक। इसी का दूसरा हिस्सा वो कह रहा है कि 1200 आपने पे किया था अगेंस्ट एनुअल रेंट एग्रीमेंट एक्सपायरिंग ऑन 31 अगस्त 2018। According to rent agreement, rent paid would not be refunded in case of building vacated earlier। देखिए, अगर हम जल्दी भी खाली करते हैं तो रेंट वापस नहीं ले सकते, लेकिन चूंकि हमने बिल्डिंग वापस करने के लिए तो नहीं ली, ऑब्वियसली बिल्डिंग हमने ली है यूज करने के लिए, तो लिहाजा इसमें 8 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो प्री पेमेंट है, उस प्री पेमेंट को भी हम लेस कर देते हैं। ये दूसरा प्री पेड आया इसमें, एक इंश्योरेंस है और एक रेंट है, ये 1200 इंटू 8/12। एडजस्टमेंट भी हमारी हो गई, इसके बाद इसमें नहीं है, इससे रिलेटेड और एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट एंड इंश्योरेंस हमारी मुकम्मल। ठीक है, इसको टोटल कर लें, ये बनता है 1600। ये 1600 की अमाउंट एक्सपेंस में यहां ले आ। नेक्स्ट हेड देखते हैं, नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में देखिएगा, सॉरी एडजस्टमेंट में ये प्लॉट की है और इंटरेस्ट की देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और इसकी अमाउंट है जी हमारे पास 920। ये 920 की अमाउंट यहाँ ले लें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल चार्जेस। यस, इसमें एडजस्टमेंट, एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, वो हमें लेनी पड़ेगी फाइनेंशियल चार्जेस की, अक्रूवल वाली। ठीक है, इसमें ये 700 फाइनेंशियल चार्जेस दिए हुए हैं, और नीचे लिखता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड इन एरियर ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर ईच ईयर। इंटरेस्ट अक्रूड फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2017 हैज बीन क्रेडिट। अच्छा, ये अक्रू हो चुका है, सॉरी ये अक्रू हो चुका है, इसका इस एसओसीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने आपको बताया था। ये लोन में से माइनस होगा, अक्रूड में ऐड होगा, तो अक्रू हो चुका है, यानी एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है। इसको भी एज इट इज ले आइएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना आपने। फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस हमें दिए हुए 700। ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंसेस थे वो मैं सारे ले चुका हूं। अब एडजस्टमेंट में देखते हैं, ये जो पहली एडजस्टमेंट है इसका इफेक्ट इन्वेंट्री पे जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका इफेक्ट इन्वेंट्री पे और पेएबल पे जाएगा। इसका भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से दोनों चीजें रिलेट कर रहे हैं। सेकंड वो जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक मिनट,
ओके जी, तो अब हम बात कर रहे थे ये मशीन वाले की। तो मशीन खरीदी है, इसका ताल्लुक किससे आएगा? ये डेप्रिसिएशन से। ठीक है, अब मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और ये बड़ी जरा केयरफुली करनी है। डेप्रिसिएशन देखिए, हमारे पास जो एसेट दिया हुआ, अच्छा ये किस मेथड कौन सा कह रहा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हमें एसेट की कॉस्ट दी हुई है 12,500 और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है 4630, राइट। ये पहले ये अमाउंट लेंगे, इस पर तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आती है, पूरे साल की। फिर वो लिख रहे हैं कि मशीन 450 की आपने 1 अक्टूबर को बाय की थी, लेकिन उसको आपने एडवांस के केस एडजस्ट नहीं किया, तो इसको रिकॉर्ड भी करेंगे और इस पे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगी। लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन आएगी 3 मंथ की। तो लिहाजा इसको आप देखें कैलकुलेट करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वर्किंग नंबर 5, वर्किंग 5 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो पहले तो पीपीई की जो कॉस्ट गिवन है ना वो लेंगे। कॉस्ट हमें गिवन है जी क्वेश्चन में, देखिएगा 12,500। इसमें से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो गिवन है वो लेस कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है 4630, वो माइनस कीजिएगा। अब जो रिमेनिंग आ जाएगी दैट इज नॉन WDV, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन WDV पे ले ली। ये पहली अमाउंट निकाली। अब मैं लेता हूं डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस, से निकलेगी जी 7,870 इंटू, अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है उसने 15%। ये पहली अमाउंट मेरी कैलकुलेट होगी 7870 इंटू 15%, 1181। अब दूसरी अमाउंट निकालेंगे इस पर। मशीन कॉस्टिंग 450,000 वाज रिसीव्ड ऑन 1 अक्टूबर। देखिए जिस दिन रिसीव हो गई इसका मतलब अवेलेबल फॉर यूज हो गई, अगेंस्ट 100% एडवांस पेमेंट, यानी पेमेंट आप एडवांस कर चुके हो और मशीन 1 अक्टूबर को आ गई है। एडवांस हैज नॉट येट बीन एडजस्टेड। देखो जब आपके पास एडवांस दिया हो तो प्रोसीजर क्या होता है कि पहले आप एडवांस बुक करते हो, जिस वक्त मशीन आती है तो एडवांस क्रेडिट हो जाता है और मशीन डेबिट होता है, वो एडजस्टमेंट नहीं। तो इसका मतलब मशीन रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इस पे भी डेप्रिसिएशन आएगी और न्यू एसेट, और ये बनेगी 450,000 का 15%, लेकिन 3/12। ठीक है, इसका 3/12 हम कैलकुलेट करेंगे। सो 450 इंटू 15% इंटू 3/12, ये आ रहा है जी 17,000। इन दोनों को ऐड कर लें, ये आ रहा है 1197। ये मेरी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इस डेप्रिसिएशन को यहां ले लें। अब इसके बाद जरा देखिएगा और कौन सी एडजस्टमेंट रह गई। ये जो हाईलाइटेड नहीं है वो दो एडजस्टमेंट है, वो दोनों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करती हैं। ये भी मैं लेके जा चुका हूँ डेप्रिसिएशन पे। ठीक है, तो अब इसका मतलब मेरा सारा मुकम्मल हो गया, SOCI मुकम्मल हो गई, इसको टोटल कर दें। तो बनता है 7733। अब इसमें से लेस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ऊपर निकला हुआ है इसमें से लेस कर देते हैं। 4817 की जो अमाउंट आ रही है, दिस वन इज नॉन एज नेट प्रॉफिट। कोई चीज पूछनी हो यहां तक? ओके, अब हम मूव करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल और ये फॉर द ईयर एसेट आ जाएंगे। अब एसेट्स में देखते हैं, पहले ऑब्वियसली हमने जैसे पढ़ा था कि हम पहले नॉन करंट एसेट्स लेंगे, हेडिंग दे लेते हैं। अब इसमें नॉन करंट एसेट में हमें सिर्फ दिया हुआ है एक ही एसेट एंड दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसको इनर कॉलम में ले आएंगे। कॉस्ट जो गिवन अमाउंट है दैट इज 12,500, अमाउंट यहां आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक आपने न्यू एसेट भी ऐड की है, ठीक है, न्यू एसेट एट न्यू मशीन या एसेट, तो जो वही एडवांस वाला ना, जो एडवांस के अगेंस्ट था वो कितना था जी 450। ये मैंने यहां जैसे ही प्लस किया, अब जो अमाउंट आ रही है मैं यहां ले आता हूं, से लेस करनी है मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। गिवन अमाउंट जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वो कितनी है जो ट्रायल बैलेंस में, दैट इज 4,630। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मैं ऐड करूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो इस साल का है, तो वो भी दोनों को ऐड करके फिर लेस करूं। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ये अमाउंट यहां आ गई। अब ऐड करने के बाद अब जो अमाउंट आएगी वो यहां से मैं लेस कर 827, तो मेरा नॉन करंट एसेट जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो कैलकुलेट हो गया 7123। अब देखें और कोई नॉन करंट एसेट है। अब कैश है, ट्रेड रिसीवेबल है, स्टॉक है, प्रीपेमेंट और ड्राइंग्स है, यानी इसका मतलब ये सारे ड्राइंग्स के अलावा बाकी सारे करंट एसेट्स। तो अब मैं आता हूं यहाँ करंट एसेट्स में। सर सर बोलिए। सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने लेस लिखा हुआ है और ये ऐड की हुई है। नहीं, मैंने लेस ही की है, ये देखिए 5827 लेस हुई। ओके वो सर। वो इसके लिए प्लस कर रहा हूँ, ये वाला प्लस, ये प्लस ओके करके सर। तो फिर इसको माइनस ही करना है आपने, प्लस नहीं करते इसको। अच्छा जी, अब इसके बाद आइएगा नॉन करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले तो हमने पढ़ा था ना प्री पेमेंट लेते हैं, तो ये दिया हुआ प्री पेमेंट एडवांसेस। तो वर्किंग बना लेते हैं, मेरा ख्याल है वर्किंग नंबर 6 बनेगी क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट थी। वर्किंग 6 प्री पेमेंट्स, एक एडजस्टमेंट नहीं है, ये जेन में रखिएगा, इसमें 2-3 आएंगी। गिवन अमाउंट है वो पहले लीजिएगा प्री पेमेंट की, दैट इज 1740, ये अमाउंट आ गई गिवन। अच्छा, अब एडजस्टमेंट में देखे कहाँ प्री पेमेंट्स वगैरह आ रही हैं। एक तो आपकी प्री पेमेंट ये आई थी इंश्योरेंस की और एक आई थी रेंट की, ये ऊपर कैलकुलेटेड है, तो मैं यहां से ले आता हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस, वो इस साल में प्लस हो जाएगी। ये प्रीपेड इंश्योरेंस थी, ये यहाँ प्लस होगी, माइनस नहीं होगी, ये यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे। और दूसरी प्री पेमेंट प्रीपेड रेंट जो कि यहाँ ले आए वो 800 आ गया। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गई। दूसरी एक एडवांस भी इसी में शामिल है ना, प्री पेमेंट एंड एडवांसेस। तो ये जो 450 की आपने मशीन खरीदी थी जो 100% एडवांस किया था, अब जब मैंने इसको एडजस्ट करूंगा तो एडवांस कम हो जाएगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करूंगा अगेंस्ट मशीन, ये एडवांस की, तो ये एडजस्टमेंट बनती है 450 की, तो ये 450 यहां से माइनस होगा।
ठीक है। तो प्री पेमेंट में ये तमाम अमाउंट जो है वो आएंगी। अब इसको टोटल कर लें, 2390, ये 2390 हम यहीं ले आते हैं, तो वहां पे प्रोविजन भी आ रही है तो वो वहीं से लेस कर देते हैं, ठीक है। प्रीपेमेंट के बाद फिर अब आप देखें तो दूसरा एसेट जो मेरा आता है वो स्टॉक है, और स्टॉक में भी एडजस्टमेंट करनी है आपने लास्ट मंथ, ठीक है। स्टॉक वर्किंग 7 ले लें। स्टॉक गिवन है वो पहले लिखिएगा, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है दैट इज 3900। अच्छा, आप स्टॉक में देखें दो एडजस्टमेंट जो आई थी दिस वन। एक तो वो कह रहे जी कि जो वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, तो लॉस ड्यू टू लाइन इन एनआरबी, ये लॉस यहां से माइनस कर देंगे क्योंकि कॉस्ट को एनआरबी पे लाएंगे तो ये कम हो जाएगी। अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी लेकिन ये माइनस होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हुई थी, यहाँ पर माइनस होगी, कोई एंट्री होती है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, ये 70 यहाँ से माइनस हो। अच्छा, इसके बाद आप वो वाली एडजस्टमेंट भी देखें। गुड्स कॉस्टिंग 670,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न टू सप्लायर बट रिटर्न वर नॉट रिकॉर्डेड। इसका एक इफेक्ट आप आएगा। पहला इसका एक इफेक्ट यहाँ पर क्या आएगा कि जो स्टॉक है वो चूंकि कम हो रहा है तो वो मैंने क्रेडिट नहीं किया, तो वो स्टॉक कम कीजिएगा। रिटर्न ये अमाउंट आ रही है जी 670, ये भी माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद अब जो अमाउंट आएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक 3160। ये स्टॉक यहां ले आते हैं। उसके बाद अब आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब इसमें चूंकि प्रोविजन भी है इसलिए मैं ट्रेड रिसीवेबल्स का वैल्यू यहां पहले लिखता हूं, जो कि गिवन है 4400 यहां लाए, और इसमें अब मैंने प्रोविजन लेस करनी है, और इसमें से जो प्रोविजन लेस करनी होती है वो सिर्फ वो प्रोविजन है जो ड्यू है और डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ड्यू प्रोविजन माइनस करनी है, और वो मैंने कैलकुलेट की थी वर्किंग में, प्रोविजन 246 के बाद जो अमाउंट आएगी वो इस कॉलम में ले आते हैं। अब ये ट्रेड रिसीवेबल भी हो गए, अब सिर्फ मेरे पास रह गया कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है जी। कैश एंड बैंक बैलेंस 2320, 2320 ये गिवन है, ये एज इट इज ले लीजिए। अच्छा, एक नजर जरा देख लें एडजस्टमेंट में कोई चीज ना रह गई हो। हाँ, एक रहती है, अगर आपके ज़हन में हो, ये अक्रूड इनकम जो मैंने रिकॉर्ड की थी, अक्रूड इनकम 150 वाली, ये मेंटेनेंस सर्विसेज वाली, वो भी अक्रूड इनकम आएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ अदर रिसीवेबल। ये है अदर रिसीवेबल्स लिखने में, ये 150 की अमाउंट आ जाएगी से लेकर यहाँ तक। अब इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसको पहले टोटल कर लेते हैं। 12,174 की एक अमाउंट आ रही है और 7123 की सेकंड है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 19,297 की जो अमाउंट आएगी, दिस इज नॉट एज टोटल एसेट्स। अब सेकंड पार्ट बनाते हैं और देखते हैं कि टैली करता है या नहीं करता, या कहीं मसला है तो सामने आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इक्विटी।
एंड लाइबिलिटीज। अभी मैं सबसे पहले लेता हूं इक्विटी को। कैपिटल कितना गिवन है? कैपिटल है 6000। अब इसमें वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, ठीक है। कैपिटल में ही आप करोगे। कैपिटल है मेरा 6000, इसमें ऐड करेंगे हम नेट प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया एसओसीआईएस में। कैलकुलेट करेंगे जी, यहां से ले लेते हैं 4817 और ड्राइंग्स लेस करेंगे। ड्राइंग्स का ज़हन में रखिएगा कि एक ड्राइंग्स ये दी हुई है 490 की जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और एक ड्राइंग्स हमें एडजस्टमेंट में भी दी हुई थी दिस वन 200 जो फैमिली मेंबर की थी, वो भी इसमें प्लस कर लेंगे। यानी ड्राइंग्स आ गई मेरी 690। प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगी, अच्छा इसमें जैसे मैंने फॉर्मेट बताया था एग्जाम में, पहले इसको प्लस करना है। सर प्रेजेंटेशन अच्छी होती, लेकिन अगर टाइम कम हो तो इस तरह करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। से ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो ये मेरी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 10,127। अच्छा जी, अब आइएगा 12% लॉन्ग टर्म लोन्स। हेडिंग आ जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटीज, और यहां मैं लिखता हूं 12% लॉन्ग टर्म लोन। छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग 8। इसमें वो जो एडजस्टमेंट मैंने कहा था इंटरेस्ट वाली वो आएगी। जो गिवन वैल्यू है वो मेरे पास है जी 5150। स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ था, वो ये कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड इन एरियर फॉर 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। तो इंटरेस्ट अक्रूड फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर हैज बीन क्रेडिटेड टू लोन। ये असल में आपने ये करना है कि लोन से निकालना है और इसमें अक्रूवल में ऐड करना है। ये सिर्फ एडजस्टमेंट हेड ऑफ अकाउंट गलत हुई है, जिसको हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। तो इसमें से लेस कर देते हैं अक्रूड। वो कैसे निकलेगा जी? इंटरेस्ट है मेरे, लोन है 5150 नहीं है। अच्छा, इसके अंदर आप अक्रूड शामिल है, इसको आप कैसे करोगे जरा कैलकुलेशन में देखें। मैं इससे नीचे समझाता हूँ। इफ लोन इज इक्वल टू 100%, अगर मैं कहता हूँ जी लोन 100% है, तो इंटरेस्ट जो है वो 3 मंथ का कितना होगा जो इसमें शामिल है। देखो इंटरेस्ट पूरे साल का तो उसने दिया हुआ है 12%, और अगर मैं आपसे कहूँ 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो तो ये बनेगा आपका 3%। यानी इसका मतलब जो गिवन अमाउंट है, जो गिवन है अमाउंट, वो आपकी 103% है। यानी ये अमाउंट जो है ये 103% है। कौन सी? ये 5150 की। मुझे इसको 100% पे कन्वर्ट करना है, तब वो लोन 100% है। तो मैं क्या करूंगा, 100% कैसे लूंगा? इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, डिवाइड करता हूँ गिवन अमाउंट से, तो ये 5000 की जो अमाउंट आ रही है, दिस इज द अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है, ये डायरेक्ट निकल आया इस मेथड से। अच्छा, अब इसका जो डिफरेंस है वो अक्रूड है, वो अक्रूड में प्लस भी होगा। तो ये एक ही एसेट दिया हुआ था, इसकी वैल्यू यहीं लिख लेते हैं। आखिर में आ जाता है करंट लायबिलिटीज, और पहले इसको देख लें कि कौन सी करंट लायबिलिटीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। दो है, ट्रेड पेएबल और अक्रूड एंड अदर पेएबल।
ठीक है। अच्छा, अब इस एडजस्टमेंट आएगी। अभी जो हमने की है एक एडजस्टमेंट, जो क्रेडिट किया था ये वाली जो रिटर्न हुई है इसको भी एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ट्रेड पेएबल सी वर्किंग बनाइएगा, वर्किंग 9, इसमें गिवन अमाउंट जो है वो है 3250 3250 3250। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट में कह रहा है कि 670 की गुड्स वापस आई थी, हमने की थी, लेकिन हमने परचेज रिकॉर्ड नहीं की, हमने परचेज रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है भाई, जब परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई तो अब जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो फिर पेएबल कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो गुड्स रिटर्न की हैं 670 की, इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आ। अब इसको प्लस कर दें, ये मेरे ट्रेड क्रेडिटर्स आएंगे 2580, इसको यहाँ लिख देते हैं पहले। उसके बाद फिर आखिरी हेड रह जाता अक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स, वर्किंग नंबर 10। एडजस्टमेंट में शायद कुछ चीज मिले, और अब एक नजर एडजस्टमेंट भी देखेंगे क्योंकि आखिरी अमाउंट है ये मेरी, ताकि कोई अमाउंट मिस ना हो। अक्रूवल में देखते हैं तो 1320 की अमाउंट गिवन है, जो ट्रायल बैलेंस है 1320। अब आइएगा एडजस्टमेंट में, अब देखते जाएं कौन सी एडजस्टमेंट इससे रिलेट करेगी। स्टॉक हो चुका है, ये वाली मशीन वाली, ये तो हो गई, सॉरी ये एडवांस वाली हो गई। अच्छा, ये जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आपने रिसीव किया था, इसमें 240 की अमाउंट जो ऊपर मैंने कैलकुलेट की थी, 240 की जो मुझे कैश मिला था, उसमें 120 की मेरी इनकम बन गई थी। अनअर्न्ड का वर्ड मैंने यूज किया था इस बार। ये अनअर्न्ड इनकम जो है ना, ये मेरी लाइबिलिटी में आ जाएगी। ठीक है, एडवांस ली हुई है अनअर्न्ड इनकम, और इसको वहीं से लिंक कर देते हैं। 120 यहाँ पर ऐड हो गई। एक तो ये एडजस्टमेंट आ गई, दूसरा देख लेते हैं आगे जाकर, बस और कोई भी नहीं, सिर्फ एक ही। लेकिन ये भी आएगी ना, सॉरी, जो इंटरेस्ट है वो जो 3 मंथ का, वो भी लेना है। और अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 5150 में से 5000 लेस कर दूंगा तो मेरे पास वो कैलकुलेट हो जाएगा 150। आई होप सो कि अब इसमें मजीद चीज कोई नहीं है। टोटल करके चेक करते हैं पहले इसको। 90 टोटल कर लें, और 170। अब ये 3 अमाउंट है मेरे पास, इनको टोटल करते हैं। एक इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी, तो ये 19297 जो है ये टैली कर गई हमारे टोटल एसेट्स। क्वेश्चन जो है ये टाइम लेता है एग्जाम में काफी ज्यादा। अब देखें, मुझे ये 54, चले 3 मिनट्स बाद शुरू की तो 51 मिनट्स लगे हैं इस क्वेश्चन को करते हुए, और अभी एक्सेल है, और एक्सेल ना हो तो शायद टाइम इससे भी ज्यादा लग जाए। एनीवे, अब आगे चलते हैं। ऑटम 2018। अगेन मैं पहले आपके साथ सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा, और कहाँ इफेक्ट आएगा। और ये भी जरा माशाल्लाह काफी लंबा क्वेश्चन लग रहा है, 11 मार्क्स का, 22 मार्क्स का क्वेश्चन। तो पहले जरा ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं, इसमें कौन सी चीज कहाँ आएगी, फिर एडजस्टमेंट में इफेक्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑटम 2018, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन, आधा काम मैं कर देता हूँ। 2018 क्वेश्चन नंबर 5, सोफिया
तो सबसे पहले देखें इक्विपमेंट दिया हुआ है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग गिवन है। व्हीकल्स है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है। ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेड पेएबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग गिवन है, एडवांस है, बैंक डिपॉजिट है, आपने बैंक में जमा कराया हुआ है, 1 फरवरी को जमा कराया 7% पर, ये फिक्स डिपॉजिट कहते हैं इसको, ठीक है। फिर कैश एट बैंक बैलेंसेस अलग है, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, ट्रेड पेएबल, अक्रूवल एंड अदर पेएबल्स, सेल्स, परचेज, रिटर्न्स। अच्छा, आप रिटर्न्स देखें तो दोनों तरफ लिखी हुई है। अब देखो रिटर्न डेबिट साइड पे भी है और क्रेडिट साइड पे भी। बताइएगा जो डेबिट साइड पे है ये कौन सी रिटर्न है और जो क्रेडिट साइड पे है वो कौन सी रिटर्न? एनी स्टूडेंट? डेबिट साइड सेल्स रिटर्न और क्रेडिट साइड परचेज रिटर्न। सर जो डेबिट साइड पे वो हमारे पास सेल्स रिटर्न है, गुड। और जो क्रेडिट साइड पे है वो परचेज वो रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है। सैलरीज है, रेंट। इसी तरह ये देखो डिस्काउंट भी दो दिए, इसमें डिस्काउंट अलाउड कौन सा है और डिस्काउंट रिसीट कौन सा है? सर डेबिट साइड वाला डिस्काउंट अलाउड है और ठीक है, और क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट रिसीट होगा। अदर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, बैड डेट्स दिए हुए हैं, इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट गिवन है, और सस्पेंस अकाउंट। अगेन जहां सस्पेंस आएगा वहां कोई ना कोई एरर होगी। तो सबसे पहले देखते हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 7.4 मिलियन, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। Inventory included goods costing 240 which were damaged in warehouse. These goods can be sold for 250,000 after incurring a cost of 16,000. देखो ये सिंपल सा लॉजिक है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इसका इफेक्ट सिर्फ स्टॉक पे जाएगा क्योंकि ये परपेचुअल सिस्टम नहीं है, पीरियोडिक सिस्टम है। और स्टॉक इटसेल्फ दो जगह जाता है, एक सीजीएस में और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो अब आप अगर देखें तो इसकी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 7400 है, बल्कि मैं अगर इसी वर्किंग को कॉपी करना हो और वहीं से वैल्यू चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट तो हमने बनाया हुआ है इसका, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लिख रहा है यहाँ पर, इन्वेंट्री का। गिवन जो अमाउंट है वो 7400। अच्छा, अब वो कहते हैं जी ये अमाउंट 1000 से ऊपर, यस। इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट 240 है, इसमें शामिल है, उसकी कॉस्ट 240 है, और वो कह रहे हैं कि ये डैमेज हो गई। These goods can be sold for 250 after incurring a cost of 16। यानी इसको मैं 250 में सेल कर सकता हूं, लेकिन कितनी कॉस्ट लगाने के बाद? 16, ठीक है। यानी 16 की कॉस्ट लगाने के बाद सिक्स की अमाउंट जो है वो मेरा लॉस आ जाएगा। अब ये कॉस्ट, ये इन स्टॉक हो, ये मेरा स्टॉक लाएगा जो मैंने दो जगह लेके जाना है, एक सीजीएस में से माइनस करना है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेकर जाएंगे, ठीक है। ये पहली एडजस्टमेंट थी। अब आगे देखिएगा, एडजस्टमेंट नंबर 2, रेंट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट ऑफ 240,000 एक्सपायरिंग ऑन 30th November 2018 फॉर ऑनर्स रेजिडेंस, फॉर ऑनर्स रेजिडेंस। ये तो ड्राइंग्स है, सीधा सीधा इसको लेस कर दोगे कहां से? रेंट से, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट इजी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये कब एक्सपायर हो रही है मुझे इससे कोई जरूरत नहीं है, एक्सपायर कब हो रही है इसकी जरूरत तब होती है जब ये बिजनेस के लिए हो, ये ऑनर की रेजिडेंस के लिए है, तो ये सारी की सारी ड्राइंग्स कंसिडर होगी। तीसरा आइएगा, वो लिखता है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये वो इस बात कर रहा है, ये 140,000 की, ठीक है जी।
कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट्स प्रीमियम which expired on 31st January 2018 31st January 2018 यानी मेरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 30th June 2018 को. Okay, while insurance represent annual payment which is expiring on 31st January 2019. अच्छा, अब ये जरा थोड़ा सा वर्डिंग को गौर से देखें तो थोड़ा सा टेक्निकल है, डिफरेंट है. पहले वो कह रहा है कि ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है वो 31 जनवरी को एक्सपायर हो चुका है और मेरा अकाउंटिंग ईयर 30 जून तक है. तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है 140 की ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी यहाँ से और ये प्लस हो जाएगी इंश्योरेंस में. इसको इंश्योरेंस में जाकर प्लस कर दो. ठीक है, एक तो ये एडजस्टमेंट. दूसरा हिस्सा देखिए, वो कह रहा है जी कि ये जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, एक मिनट बच्चों, आई कैप से कॉल है प्रेजेंटेड. जी जनाब. अच्छा, ये दूसरा हिस्सा इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो कह रहा है जो इंश्योरेंस है ना, ये वाले अमाउंट, ये जो 300 की आ रही है, ये 300 की, इसमें एक इंश्योरेंस प्रीमियम है जो एक्सपायर होगा 31st जनवरी को. तो ये मैं वर्किंग जरा आपको करके दिखाता हूँ. तो ये जो इंश्योरेंस वाली एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3, किसने दर्ज करनी है. तू ही जाना दर्ज. ईशान माइक ऑफ करो. ओके, ये एडजस्टमेंट देखिएगा. मैं पहले लूंगा इंश्योरेंस. इंश्योरेंस की अमाउंट है 300,000 की, वो मैं यहां लिखूं. ये एसओसीआई वाली वर्किंग बना रहा हूं. ठीक है, इसमें ऐड करोगे ये वाला इंश्योरेंस जो पिछले साल प्रीपेड था, ऐड कर दोगे प्रीपेड, और पिछले साल का प्रीपेड 140 ऐड करेंगे. क्यों ऐड करेंगे? कि वो इस साल एक्सपायर हो रहा है, ये इस साल का है. लेकिन जो ये 300 है इसमें 31st जनवरी तक है. इट मींस कि ये 7 मंथ का इसमें प्रीमियम ऐसा है जो उससे अगले साल से रिलेट कर रहा है, वो लेस कर दूंगा. तो ये लेस करूंगा मैं अगेन प्रीपेड 300 into 7/12. ये बड़ी जबरदस्त एडजस्टमेंट उसने दी. ये प्रीपेड है लास्ट ईयर का, ये प्रीपेड है इस साल का. ठीक है, इस साल वाला हम प्लस करेंगे और इस साल वाला ऐड करेंगे. ये 265 की अमाउंट जो है ये एसओसीआई में आप लेके जाओ.
और ये जो अमाउंट है 175 की, ये SOFP में जाएगी। ये दोनों इफेक्ट मैंने इसके आपके सामने लिख दिए हैं, ये रेड कलर से मैं कर भी रहा हूं। एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिएगा, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स गुड्स रिटर्न बाय एसटी व्हिच वर डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट। देखिए जब गुड्स वापस आती हैं तो हम एंट्री क्या पास करते हैं पीरियोडिक सिस्टम में, हम डेबिट करते हैं सप्लायर यानी क्रेडिटर, वो ठीक हुआ है, लेकिन क्रेडिट उसने करना था परचेज रिटर्न को, उसने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करने की बजाय सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। अब सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये परचेज रिटर्न जो दी हुई है ना 700, उसमें ये प्लस हो जाएगा, यानी अब मेरी परचेज रिटर्न 700 नहीं है 750 है। इजी एडजस्टमेंट है। On 29th June 2018, dishonor check of 285 was returned by bank. No entry has been made in the books for this return. This check was received from a customer net of 5% settlement discount. ये error of omission है। इसका सिंपल तरीका ये है कि मैं आपको एंट्री बनाकर दिखाता हूँ और उसमें फिर हम देख लेंगे कि कहाँ इफेक्ट जाएगा। देखो जिस वक्त एक चेक वापस आता है तो हम डेटर्स को डेबिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने डेटर से पैसे वापस दोबारा लेने। इसके अगेंस्ट मैं क्रेडिट किसे करूंगा, एक तो बैंक को बैलेंस कम हो जाएगा, और उसके बाद मैं क्रेडिट करूंगा डिस्काउंट अलाउड को, वो जो डिस्काउंट मैंने दिया हुआ था वो अब नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए ये अमाउंट मैं निकालता कैसे हूं, ये जो अमाउंट दी हुई है ना 285,000 की, ये चेक की अमाउंट है, तो ये तो बैंक में आएगी, ठीक है। अब इस पे डेटर्स में कितनी अमाउंट आएगी, देखिए वो कह रहा है जी कि इस पे आपने 5% डिस्काउंट दिया था, सेटलमेंट डिस्काउंट था 5%, राइट। इट मींस कि ये अमाउंट 95% है। तो मैं इसको अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो मल्टीप्लाई 100 बाय 95 करूंगा तो ये अमाउंट आ जाएगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। अब देखिए इसके इफेक्ट कहाँ जाएंगे, ये अमाउंट आप ऐड करोगे इन डेटर्स, इन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आप अमाउंट आप डिडक्ट करोगे फ्रॉम बैंक बैलेंस इन SOFP, और ये अमाउंट आप डिडक्ट करोगे फ्रॉम डिस्काउंट अलाउड इन SOCI। ये तीन इफेक्ट हैं इस ट्रांजैक्शन के, ये जो मैंने आपके सामने लिखे, ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली एडजस्टमेंट नंबर 5। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा एडजस्टमेंट नंबर 6 में देखिएगा, ST मेंटेन्स 4% प्रोविजन अगेंस्ट ट्रेड डेटर्स। वो तो फिर आप जब डेटर सही कर लोगे उसके बाद फिर प्रोविजन लोगे, ओपनिंग प्रोविजन दी हुई है, ये न्यू प्रोविजन है, वो ओल्ड प्रोविजन है, बैड डेट्स गिवन है, बानों का फार्मूला लगाइए और सॉल्व कर लें, ठीक है, ये हो जाएगा। Number 7, ST paid rupees 388,000 net of 3% settlement discount which was debited to supplier account with the same amount। यानी देखो आपने ST को 388,000 पे किया, जब आप पे करते हो डिस्काउंट के साथ तो जो सप्लायर को डेबिट करते हैं वो ग्रॉस अमाउंट से करते हैं, यानी डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब जब मैं डिस्काउंट रिकॉर्ड करूंगा एडजस्टमेंट नंबर 7 में, एडजस्टमेंट नंबर 7 में, तो डिस्काउंट की पहले अमाउंट निकाल लो, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, कैसे निकलेगी अमाउंट, देखो ये अमाउंट है 388,000 और इस पे 3% डिस्काउंट है, लेकिन इस अमाउंट पे डिस्काउंट नहीं है, ये 3/97 होगा क्योंकि ये अमाउंट जो है इस ये डिस्काउंट लेस होकर आई है। अगर ग्रॉस अमाउंट 100% है तो नेट अमाउंट 97% आएगी। ये डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट पहले निकाल लें, 12,000 बनेगी। अब इसको करना क्या है, एक तो ये ऐड होगा
इन डिस्काउंट रिसीव्ड इन SOCI, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। दूसरा, ये डिडक्ट होगा फ्रॉम क्रेडिटर्स से इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये दो इफेक्ट इसके आएंगे। एडजस्टमेंट नंबर 7। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 8 देखिए। ऑन 1st March 2018 an equipment was sold for 400,000 and its sales proceed was credited to equipment accounts. The equipment has been purchased at a cost of 500 and on 1st July its book value was 360,000। देखिए, इसमें दो एरर्स हुई हैं। पहली तो ये है कि आपको जो कैश मिला है वो आपने क्रेडिट कर दिया इक्विपमेंट को, जो गलत है। वो तो डिस्पोजल को जाना चाहिए था और उससे गेन और लॉस निकालना है। एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि आपने इसको सेल किया है 400,000 में। ये चीज देखिए, 400,000 में आपने इसको सेल किया है, जबकि इसकी बुक वैल्यू क्या थी जिस दिन बेचा है। अच्छा, ये बुक वैल्यू 1 जुलाई की है, ये 1 जुलाई की। पहले आप इसकी बुक वैल्यू निकालोगे। ये मैं एडजस्टमेंट में थोड़ी सी कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ, ये थोड़ा टफ एडजस्टमेंट है। नेट बुक वैल्यू हमें दी हुई है एज एट 1 जुलाई 2017 को, और ये दी हुई है 360,000, 360,000, राइट। और आप बेच रहे हो 1 मार्च को, तो इसका मतलब है कि इस डेट से लेकर पहले 1 मार्च की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और डेप्रिसिएशन रेट उसने कहीं दिया होगा हमें लास्ट मंथ। ये दिया हुआ है, ये इक्विपमेंट है और इक्विपमेंट पे जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 15%। तो ये आ जाएगा 360,000 इंटू 15% इंटू, अब जुलाई से लेकर 1 मार्च यानी फरवरी तक तो 8 मंथ बनते हैं। तो पहले 8 मंथ की डेप्रिसिएशन लेस कर, ये 36,000 आ गया। अब नेट बुक वैल्यू मेरी आ जाएगी डेट ऑफ डिस्पोजल पे, एज एट 1 मार्च 2018। अब मैंने इसको सेल्स कितने में किया है, 400,000 में। इसका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज गेन ऑन डिस्पोजल। ये अदर इनकम में ले जाइएगा या एक्सपेंस में से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो अमाउंट है SOCI में आई। इसका दूसरा इफेक्ट देखिएगा कि जो 1 मार्च को इक्विपमेंट में आपने सेल किया था, उसकी सेल आपने इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दी, ये गलत है। यानी अब ये जो अमाउंट है ₹400,000 that will be added in equipment, और ये जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और ऐड करने के बाद फिर जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो निकालनी है। वो अमाउंट जो है ये आपकी इसमें लेके जाओगे अदर देन डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये भी होगी, और फिर आप जो डिस्पोजल हुई है ना उसको भी लेस करोगे। जो डिस्पोज की है उसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो डिडक्ट भी करोगे, यानी ₹324,000 will be deducted from equipment। ये भी करोगे, यानी 4 लाख ऐड करोगे और 324 लेस करोगे, क्योंकि जो डिस्पोजल है वो भी तो माइनस करनी है SOFP में। उसके बाद फिर जो भी अमाउंट्स आएंगी उस पर डेप्रिसिएशन निकलेगी, जो आखिरी एडजस्टमेंट। आखिरी देखिएगा नंबर 9, एडवांस represents 40% payment made for the purchase of vehicles. Remaining balance would be paid in September 2018, यानी अगले अकाउंटिंग ईयर में। No entry was passed when the vehicle was delivered on 1 June। देखो, आपने 40% पेमेंट कर दी हुई है एडवांस में, जो ऊपर एडवांस में आ भी रहा है।
ये जो एडवांस आ रहा था ना, एक अकाउंट आ रहा था, मैंने देखा था इस वन, ये 384, ये 40% पेमेंट है एसेट की जो आप कर चुके हैं, ठीक है। खत्म जून को मशीन आ गई, जब मशीन आ गई तो ऑब्वियसली व्हीकल आ गई, तो फिर मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। अब मैं इसकी एडजस्टमेंट नंबर 9 में आता हूं। क्या करूंगा मैं, इसकी मैं एंट्री कर देता हूं, वही से इफेक्ट समझ में आ जाएंगे। मैं डेबिट करूंगा व्हीकल को, यानी व्हीकल की कॉस्ट में प्लस हो जाएगी। क्रेडिट करूंगा एडवांस को, एडवांस खत्म हो जाएगा, और ये गिवन है 384,000, ये 380। व्हीकल चूंकि आ गई है तो ये तो पूरी 100% वैल्यू पर आएगी ना, इनटू 100/40 जो है ये अदर पेएबल्स में चली जाएगी, यानी रिमेनिंग अमाउंट आपने पे कर ली, और रिमेनिंग अमाउंट जो बनेगी वो 960 माइनस 384, राइट। अब इसके ये देखें, ये एडजस्टमेंट के इफेक्ट कहाँ जा रहे हैं, ये ऐड होगा इन व्हीकल अकाउंट, इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एडवांस जो है ये लेस होगा डिडक्ट फ्रॉम एडवांस, और ना सिर्फ एडवांस में से डिडक्ट होगा बल्कि इसका बैलेंस 0 हो जाएगा, और ये कहीं शो नहीं करेगा। और तीसरा अदर पेएबल, ऐड इन अदर पेएबल इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तीन इफेक्ट मैंने आपके सामने लिखे। और चौथा इफेक्ट जो है फिर इसकी जो डेप्रिसिएशन है, so we will record 1 month depreciation on vehicle as well, ये भी करना है, ठीक है। जब आप डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट 10 में, तो उसमें इसको भी माइंड में रखिए। ये मैंने बड़ी डिटेल में आपको एक एक एडजस्टमेंट डिस्कस की, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है ये, क्वेश्चन इजी है लेकिन लेंथी बहुत ज्यादा है। तो ये मैं अब इसको मुकम्मल आपने करना है, और इतना हिस्सा मैंने कर दिया, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ अच्छा जी। अब एक क्वेश्चन और कर लें, मूड है। सर नहीं सर, जी। सर काफी है। सर अब हम जो है ना फर्स्ट चैप्टर से अगर आप स्टार्ट करवा दें हमें प्रैक्टिस तो। फर्स्ट 4 चैप्टर से 5 चैप्टर से मैं स्टार्ट कराऊंगा जब मंडे से, जब फिजिकल क्लास होगी, ठीक है। और मंडे को यस जो क्लास है ना, वैसे ग्रुप में उस्मान साहब मौजूद हैं आप यहाँ पे? जी सर, मैं इधर ही। अच्छा, मंडे को जो इनको टाइम देना ना क्लास का, वो 1 से 4 है, 3 घंटे की क्लास करनी है फिजिकल। उसमें हम ना चैप्टर 1 से 5 सारा डिस्कस करेंगे। कल का सर यही टाइम है? 1 बजे से लेकर दोनों बैचेस को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। और सर कल का टाइम यही है? कल का टाइम, कल बच्चों आपकी क्लास कोई और है? नो सर। नहीं है, तो कल हम अगर रख लें क्लास मॉर्निंग में जरा। सर मॉर्निंग में क्लास है हमारी। नहीं, मॉर्निंग से मतलब है कि मैं अगर 1 बजे रख लूं, सर 1 वापसी बजे। आने में टाइम लग जाता है। नहीं, आपकी कितने बजे क्लास खत्म होती है? यही टाइम सही है सर 11 बजे क्लास खत्म होगी और आगे टेस्ट चलो है। यही टाइम, चलो फिर यही टाइम रख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अगर 11 बजे खत्म होती है तो घर नहीं पहुंच जाते यार। सर आगे बीएम का टेस्ट है, लॉ का। गेम के बड़े टेस्ट दे रहे हैं यार। अब जब मैं शुरू करूंगा ना इंट्रो का भी पता लग जाएगा आपको मंडे से, क्योंकि अब आपने ये भी ध्यान में रखना है, टेस्ट भी डेली लेना है मैंने, और वो भी करना है, रिवीजन भी करवानी है, तो टाइम निकालना पड़ेगा टेस्ट के लिए आपको। चले जी, अटेंडेंस लगाएं।
सर 15 स्टूडेंट है तो इनकी मैं वो अटेंडेंस की जो शीट है उसी से लगा दूंगा। अच्छा डाउनलोड कर ली आपने? अभी मेरे ख्याल में मीटिंग एंड होगी तो फिर आएगी ना, तो मैं कल आके लगा दूंगा। अच्छा नहीं, यहाँ से भी हो जाती है। अच्छा ये देखिए ना, ये डाउनलोड अटेंडेंस शीट करके देखिए हो रही है, नहीं तो मैं आपको वो पहले करता हूँ। सॉरी, एक मिनट है।